नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी एएनएम भर्ती 2022 में। ऐसे आपके कई कमेंट आ चुके हैं आज सुबह से, जिसमें आपने कहा है कि कुछ लोग बता रहे हैं कि इसमें पैसा चल रहा है या फिर उलट-पुलट का खेल चल रहा है इसमें। देखिए, जब तक कोई साक्ष्य न हो तब तक इस प्रकार के आरोप किसी भी भर्ती में नहीं लगाना चाहिए। दूसरी बात है, जो लोग ऐसा कह रहे हैं तो उनके पास इसका मतलब है साक्ष्य होगा, और अगर उनके पास साक्ष्य है, एविडेंस है, तो फिर उन लोगों ने अभी तक उसकी शिकायत यूपीएससी आयोग में क्यों नहीं की, या तो फिर वे लोग केवल जो है भ्रामक खबर फैला रहे हैं। इस प्रकार की चीज़ें हमसे भी पर्सनली भी फ़ोन कॉल्स करके भी या मेल पर भी आपके इस प्रकार के प्रश्न आए थे, लेकिन जब तक हमारे पास कोई प्रॉपर एविडेंस ना हो, क्योंकि देखिए हर भर्ती में इस प्रकार के कोशिश करने वाले लोग होते हैं, पकड़े भी जाते हैं। बहुत सारे भर्तियों में देखेंगे जांच भी चल रही है। यूपीएससी की ही आप देखेंगे तो एक वीडियो 2018 की भर्ती पूरी की पूरी भर्ती प्रक्रिया रद्द करनी पड़ी थी। उसमें क्या हुआ था कि ओएमआर सीट के साथ ही छेड़खानी की गई थी। ये बहुत बड़ी धांधली थी और पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया था। और सेम वही शिकायत मंडी परिषद की एक भर्ती है 2019 की, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रुका पड़ा है, उसमें भी जांच चल रही है और अभी पता नहीं कब तक जांच चले। इसके अलावा आप देखेंगे अभी एक भर्ती और भी है लोअर पीसीएस 2019 की, उसमें भी सेम यही शिकायतें देखने को मिल रही हैं। तो हर भर्ती में, कोई भी आयोग हर भर्ती में आप देखेंगे इस प्रकार की चीज़ें होती हैं, लेकिन उसमें सच्चाई कम होती है, झूठ ज़्यादा होती है। और हो सकता है कुछ ऐसा हो भी, लेकिन अगर उसका एविडेंस है तो तुरंत जो है आयोग पर या फिर तुरंत जो है सरकार को साक्ष्य उपलब्ध कराया जाए और उसमें जो है आवश्यक कार्रवाई के लिए उसमें कहा जाए। केवल बताने से क्या फ़ायदा। और हमारे पास ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है, और किसी के पास ऐसा कोई भी अगर एविडेंस हो तो आपको तुरंत जो है उसके साक्ष्य के साथ जो है शिकायत करनी चाहिए, ताकि कोई भी एक भी फर्जी तरीके से यहाँ पर नौकरी न लेने पाए। मेहनत करने वाले नौकरी लेने से रह जाए और फर्जी तरीके से लोग नौकरी ले जाएं तो कहीं ना कहीं ये गलत नहीं, बहुत ज़्यादा गलत होता है। किसी की मेहनत के साथ, किसी की भविष्य के साथ पूरी तरह से खिलवाड़ होता है। दूसरी बात देखिए, जो रिमार्क वाला जो प्रोफार्मा था, वो एक ऐसा प्रोफार्मा था कि सारे आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद एक फ़ाइनल जो है प्रोफार्मा था, उसमें कॉलम बने हुए थे, उसको भरा जाना था अधिकारियों के द्वारा, और उस पर जो है फाइनली रिमार्क में कुछ लिखा गया था। किसी की रिमार्क पर एस, किसी की रिमार्क पर नो, किसी की रिमार्क पर ओके, किसी की रिमार्क पर वेरीफाइड, सब ठीक है, इस प्रकार से उसमें लिखा गया था। सिग्नेचर वहाँ पर एक बार करने थे आपको, बहुत लोग सिग्नेचर करना छूट गया, और बहुत कैंडिडेट से गलती ये हुई है कि उनको बोला गया था कि आप थोड़ा सा रुकिए, अभी आपका उनका डॉक्यूमेंट्स चेक किया जाना था। डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद फिर उनके डॉक्यूमेंट को लेकर के जब अधिकारी पूरी तरह से श्योर हो रहे थे तो उसके बाद फिर फाइनल उनके सिग्नेचर लेना था और उनको घर जाने के लिए बोल रहे थे। इस प्रकार की बहुत जो है केसेज हुए हैं। उसमें गलती क्या हुई है कि कुछ लोग जो है बिना बताए घर चले आए, जबकि हम फर्स्ट डे से, बल्कि डीबी के लगभग सप्ताह भर पहले से बता रहे थे आप सभी को कि किस प्रकार से आपको अपनी तैयारी रखनी है। जो कुछ बदलाव बाद में हुए, जिसकी नोटिस अलग से आयोग ने जारी किया, उसके बारे में तो किसी को पूर्वानुमान नहीं था, इसलिए उसके बारे में वो 2-3 पॉइंट्स को छोड़ दीजिए, जैसे डिजिटल अनुभव प्रमाण पत्र हो गया, और भी इसी तरह से 1-2 पॉइंट, जैसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं लगना था बल्कि उसमें फ़ोटो प्रमाणित करके देना था, और एक आपका जो पीडीएफ प्रपत्र भरना था। ये 2-3 पॉइंट्स जो है पहले से पता नहीं होते हैं, किसी भी भर्ती का डीबी हो, ये जब नोटिस आता है तभी चीज़ें कन्फर्म होती है। लेकिन बाकी चीज़ें हमने आपको सब बता दिया था, क्या देना है, कैसे देना है, चाहे वो 10th का 12th का मार्कशीट सर्टिफिकेट हो, चाहे एएनएम का मार्कशीट सर्टिफिकेट हो, चाहे रजिस्ट्रेशन की बात कर लें। रजिस्ट्रेशन वाले में आप देखेंगे जिनका 5-1 के बाद का आया हुआ है, लेकिन पहले का अप्लाई किया हुआ था, अब वो लोग अलग अपना एक ग्राउंड बना रहे हैं, और जिनका बाद का है, बाद का अप्लाई भी किया था, या फिर अदर स्टेट वाले जिनसे भी ये दिक्कत है एएनएम रजिस्ट्रेशन वाले, उनकी संख्या जितनी भी हो, 500-700 800 600 जितनी भी हो, लेकिन वे लोग जो है पूरी कोशिश कर रहे हैं। आयोग को मेल किया जा रहा है, आयोग को स्पीड पोस्ट किया जा रहा है, और जा कर के वहाँ पर आयोग पर जो है वो लोग अपनी मांग भी रखने का प्रयास करेंगे कल या परसों में। तो अभी इसमें हम ये नहीं कह सकते कि उनका आयोग क्या डिसीजन लेगा। बहुत सारे इसमें ऐसे जो एलिजिबल नहीं थे, जिनका इसमें हो गया है डीबी, तो डीबी रिजेक्ट अगर होता है इन फ्यूचर तो ऐसे ही कैंडिडेट के साथ ये हो सकता है। बाकी जो एलिजिबल नहीं है, देखिए उनका तो वैसे भी मतलब उनको डीबी ही नहीं कराना था, लेकिन उन लोगों ने अपना एक तर्क रखते हुए, हालांकि किसी भी भर्ती में तर्क काम नहीं करता है। जो भर्ती का नोटिफिकेशन होता है, कभी भी कोई भी भर्ती का फॉर्म अप्लाई करते हैं नोटिफिकेशन पढ़ के, एलिजिबिलिटी को देख करके, ऐसा नहीं होता कि हम अपने तर्क के हिसाब से अपने हमारा जो भी सिलेबस या जो भी हमारी पढ़ाई, हमारी कोर्स हमारा है, उसको हम उसमें मान्य कर लेंगे। तो ऐसे लोगों का डीबी तो मान लीजिए रिजेक्ट हो सकता है वहाँ पर, या फिर हो जाएगा। लेकिन जो छोटी गलतियाँ हुई, जैसे कहीं पर आप
कोई डॉक्यूमेंट्स में कुछ चीज़ें लिखने से रह गया, कुछ छूट गया, या फिर सिग्नेचर वैसे नहीं छूटना चाहिए था। सिग्नेचर छूटने का मतलब होता है कि वहाँ पे एक एब्सेंट जैसा माना जाता है, लेकिन आपने डॉक्यूमेंट्स दिया है, सब कुछ आपने स्वप्रमाणित करके दिया है, तो आपको वहाँ पर उम्मीद रखना चाहिए। बाकी जो कुछ भी करना था हमें 18-19 तक कर लेना था, और अब तो जो है रीचेकिंग की प्रक्रिया लगभग समाप्त होने जा रही है, आजकल में हो जाएगा, और उसके बाद फिर जो है फाइनल रिजल्ट के लिए डाटा फीडिंग का कार्य शुरू हो जाएगा। डाटा फीडिंग के पश्चात 1 दिन 2 दिन का समय और लग सकता है, जिसमें मीटिंग होगी और सहमति उसमें बनेगी, सरकार से, शासन से उसमें अनुमति ली जाएगी, और उसके बाद जो है फाइनल आपका जो रिजल्ट है, मैं आपको आज से नहीं, मैं आपको लगभग जब डीबी आपका स्टार्ट हो चल रहा था, लगभग आपको 13 या 14 को ही हमने बता दिया था कि 27-28 के आसपास तक आपका जो फाइनल रिजल्ट है आ जाना है। अब वही चीज़ें लोग जो है सुन सुन के बता रहे हैं। इसके बाद देखिए, जो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो जानकारी, लेकिन कुछ गलत चीज़ें भी बताई गई हैं, शुरू से बताई गई हैं, उसमें नुकसान किसका हुआ है? आपका हुआ है। डीपी के समय जो डॉक्यूमेंट्स आपको लगने ही नहीं थे, मेडिकल, फिटनेस, मैरिज, कैरेक्टर, ये सब हमने एक बार नहीं कितनी बार हमने आपको बताया होगा कि इन सब डॉक्यूमेंट्स के चक्कर में आप पढ़ करके जो आपको डॉक्यूमेंट्स देना है, जो प्रपत्र भरना है, उसमें आप गलती कर बैठे हैं। तो नुकसान किसका हुआ? तो कभी भी जो भी सही जानकारी हो वही देना चाहिए किसी को भी। गलत जानकारी देने से किसी का भविष्य बर्बाद होता है, किसी का भविष्य बर्बाद हो सकता है। और हमारा भी आप सभी से बस यही अनुरोध निवेदन होता है, जितने भी आप कैंडिडेट्स हैं, आप लोग ऑथेंटिक जानकारी ही सुनिए, रखिए, और अपने स्तर से भी आप चीज़ों को एक बार ज़रूर आप देख लिया करें कि इसमें क्या है। ऐसा नहीं किसी ने कुछ बताया बस हम वही मान के बैठ गए। या तो आपको सही जानकारी दी जा रही है हमारे द्वारा, आप उस पर बिल्कुल भरोसा कर सकते हैं, और उसको आप अपने स्तर से भी अगर आप देखेंगे, जो भी चीज़ें हमने आपको पहले भी बताई थी, सब जो है 100% सही हुई हैं। डॉक्यूमेंट्स में देखिए, आपने जो कुछ भी दे दिया है, अब उसको लेकर के उसमें कुछ अब तो हो नहीं सकता है, तो इसके उसको लेकर के आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है। अब जो कुछ भी होगा देखा जाएगा, बस आप लोग अपना आगे की तैयारी करते रहिए। मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, और फाइनल रिजल्ट आने के बाद जो है एक बार आपकी ज्वाइनिंग जब होगी, तो एक बार फिर से आपके वहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स एक बार चेक किए जाते हैं। और विशेष करके जिनका बहुत पुराना, जिन्होंने अपना कुछ डॉक्यूमेंट्स जैसे जाति निवास वगैरह दिया था, तो एक बार आप लोग नया बनवा लीजिएगा। और ये तो हमने वैसे बता दिया था पहले भी, लेकिन फिर से आपको बता रहे हैं कि एक बार उन डॉक्यूमेंट्स को नया बनवा लीजिएगा। और मेरिट जो है आपकी ओवरऑल बनेगी, मेरिट में किसी को कोई प्रेफरेंस नहीं मिलना है, चाहे संविदा कर्मी हो चाहे नॉन संविदा कर्मी हो। बस फ़र्क इतना पड़ेगा कि संविदा कर्मियों को अपने अनुभव के आधार पर कुछ अंक उनके रिटन एग्जाम वाले मार्क्स में जुड़ जाएंगे, तो उनको थोड़ा सा मेरिट में फ़ायदा मिलेगा। अधिमानी अर्हता से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन किसी न किसी में कभी कभी होता है कि लास्ट में 2 कैंडिडेट्स बचे या किसी भी मेरिट पर, तो उसमें प्रेफरेंस मिलने से आपकी मेरिट ऊपर हो जाती है। खैर, डॉक्यूमेंट्स आपने जमा किया होगा, फिर आपका प्रोफार्मा उसमें भरा किया होगा, उसी के आधार पर जो है आपको वहाँ पर प्रेफरेंस मिलना है। ओवरलैपिंग, हर भर्ती में आरक्षण के जो प्रावधान होते हैं, अन्य रिजर्व की जो सीटें होती हैं, और जो क्राइटेरिया होती है, एज हो गया, वह अन्य क्राइटेरिया होती है, और मेरिट में आने पर ओवरलैपिंग की प्रक्रिया होती है। EWS का सबसे ज़्यादा यहाँ पर डाउट में है कि उनकी ओवरलैपिंग या किस प्रकार से क्या होना है। फिलहाल में ओवरलैपिंग में 921 सीट है, और ओवरलैपिंग EWS में 921 सीट है, और EWS के कैंडिडेट्स बहुत कम हैं। तो EWS की मेरिट वैसे भी बहुत कम जाने वाली है, बाकी कैटेगरीज की भी मेरिट बहुत हाई नहीं जाएगी। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के इतनी ही अपडेट्स इस वीडियो के माध्यम से। और आगे आपके मन में कोई भी सवाल हो, कोई भी आपके मन में प्रश्न हो, सवाल हो, या कुछ भी आप बताना चाहते हो, तो आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करिए। जितने भी आप लोग देखते हैं सभी लोग प्लीज़ लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लेना। धन्यवाद।